नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आज का एजेंडा में एक बेहद गंभीर विषय के बारे में। इस वक्त सबसे पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिन पैथ लैब के और मेंबर हैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर समीर, ये जो नया वेरिएंट आया है, क्योंकि अभी देखिए हम थोड़ी सी कह लीजिए कि थोड़ी सी राहत की सांसें ले रहे थे। कोरोना का जो दूसरा लहर था जो हमने देखा वो बहुत ही खौफनाक था और कईयों के परिवार उजड़ गए एक तरीके से, कईयों के तो पूरे घर में मतलब अब कोई भी नहीं रहा, एक भी सदस्य नहीं रहा। तो हमने वो खौफ, वो दहशत महसूस किया है, अपने आसपास लोगों को देखा है उस तरीके से। लेकिन अब ये जो नया वेरिएंट है AY.4, क्या है ये? जी जी, देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि जो भी वायरस है, वायरस का एक नेचर है, मतलब आप इसको लॉ का नेचर भी कह दीजिए कि वायरस अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो है निरंतर कार्य करता रहेगा, मतलब वो अपना स्वरूप बदलता रहेगा। अभी हम जैसा आपने बताया कि जो सेकेंड वेव थी, सेकेंड वेव का मुख्य जो कारण था, जो मेजर वेरिएंट था सेकेंड वेव, जैसे फर्स्ट में देखा हमने अल्फा था और सेकेंड के अंदर डेल्टा वेरिएंट, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक, घातक भी था, संक्रामक भी काफी ज्यादा था। तो अब क्या होता है कि ये हमें पता कैसे चलता है कि कोई नया वेरिएंट आया है? देखिए, जनरल जो हम टेस्ट करते हैं उसमें पता लगता है पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। फर्दर स्पेशलाइज्ड लैब होती है जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, उसमें जो ये वायरस है इसके जेनेटिक मटेरियल की स्टडी की जाती है कि इसके अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया है। तो उसी स्टडी के दौरान ये पाया गया है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है कि वायरस ने अपना स्वरूप बदला है। अब जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये हमें पहले भी पता लगा था, नया वेरिएंट नहीं है। देखिए क्या है कि डेल्टा में आपने सुना होगा, हम जून की बात करें तो डेल्टा प्लस एक वेरिएंट आया था जिसको हम B.61 7.2.1 कह रहे थे। तो जो ये वाला वेरिएंट अभी हमें जो मिला है आपका, तो AY.4.2, ये वाला वेरिएंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक सेम है। तो अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट था वो बहुत ज्यादा उस तरह से संक्रामक किया, उसके बहुत ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिले थे। अभी फिलहाल हम अगर इस वेरिएंट की भी बात करें तो जिस तरह से इंदौर में बताया गया है 6 केसेस मिले हैं, पर अभी बहुत ज्यादा हमारे पास की दिल्ली की भी हम बात करें तो सभी जो पॉजिटिव सैंपल्स है वो जाते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। तो अभी बहुत ज्यादा हमारे पास इस तरह के केसेस देखने को नहीं मिले हैं। अब इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यह है कि नई तरह के वेरिएंट तो आते रहेंगे जब तक सब, एक हम कहते हैं ना, हर्ड इम्यूनिटी अचीव ना हो जाए, ये सभी लोग वैक्सीनेटेड ना हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी या तो नेचुरल तरीके से सब लोग इन्फेक्ट होके रिकवर हो गए हों, या फिर सब वैक्सीनेट ना हो जाए, तो तब तक वायरस कोई ना कोई होस्ट ढूंढता रहेगा, मतलब वहां जाकर वो म्यूटेट करता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपको बीच में मैं रोकना चाहूंगी आपके बात में। ये जो रिपोर्ट हमारी आई है, जो हमने आज तक पे भी इसको लगाया है, चलाया है, उसमें ये कहा गया है कि जो लोग संक्रमित हुए हैं इंदौर में, जो 6 लोग संक्रमित हुए हैं, उनको दोनों डोज लग चुके थे, उसके बावजूद वो संक्रमित हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक चीज समझने वाली बात यह है कि देखिए, जब भी हम वैक्सीनेट करते हैं या वैक्सीनेशन कैंपेन भी चल रही है और मीडिया के थ्रू भी बार बार ये बताया गया है कि वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण हो सकता है, पर संक्रमण होना और डिजीज होना में बहुत फर्क है। कि आप संक्रमित हो सकते हैं कि और आप संक्रमण फैला भी सकते हैं। तो संक्रमित होना बात ठीक है, बट हमें ये देखना है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, जैसा कि मतलब आप वैक्सीनेटेड हो गए हैं और वैक्सीनेटेड होने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। बट संक्रमण हो सकता है, और संक्रमण के वैसे भी हमने केसेस पहले भी देखे ही हैं कि जिनको इन्फेक्शन, जिनको दोनों डोज लग चुकी है, उनको जो है दोबारा से संक्रमण हुआ है। तो यहाँ पे बस सिर्फ समझने वाली बात है कि जो वायरस है, देखिए वायरस में नए म्यूटेट आते रहेंगे, बट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने जरूरी है कि वो ज्यादा संक्रामक है, कि वो ज्यादा जानलेवा है, या फिर वो उसके ऊपर वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, ये तीनों कैरेक्टर हमें देखने होते हैं। इसके अलावा जो आप बात कर रहे थे कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, री इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, तो इसके लिए भी डेटा आना बाकी है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि हमारा जो अभी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आ जाती है कि हमें वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देना, क्योंकि जितना वायरस मल्टीप्लाई होता रहेगा उतने नए म्यूटेंट आते रहेंगे। इसलिए सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना जरूरी है, इसलिए बार बार मास्क लगाने की और इन सब चीजों की रिक्वेस्ट की जा रही है।
लेकिन इन सबके बीच अब अगर हम इसकी बात करें तो अब तक जो डॉक्टर साहब रिसर्चेस हुए हैं AY.4 की ही अगर हम बात करें, हालांकि ये नया वेरिएंट बताया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? कितना घातक है या फिर कितना संक्रामक है ये? जी जी, देखिए क्योंकि हम बात कर रहे थे डेल्टा वेरिएंट की, डेल्टा वेरिएंट हमारा जो सबसे ज्यादा जानलेवा खतरनाक वेरिएंट था, जिसकी वजह से सेकंड वेव आई थी और जिसमें सबसे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाया था। ये डेल्टा वेरिएंट का ही जो है सब म्यूटेशन, तो इस वजह से हम इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा कंसर्न है इसको लेके, क्योंकि ये डेल्टा की और डेल्टा का ऑलरेडी हम लोग पहले से स्टडी कर चुके थे कि वो ज्यादा संक्रामक था और ज्यादा घातक था, ज्यादा विरुलेंट था, तो इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इसीलिए जरूरी है कि लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी देखा गया इवन यूके के अंदर भी जो केसेस मिले हैं अनवैक्सीनेटेड लोग जो हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, तो हमारा अभी भी काफी एक बड़ा ग्रुप बचा है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, या जो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी सिंगल डोज लगाई है। तो इसलिए हमारा जो दिसंबर तक का टारगेट है 180 करोड़ जो डोज लगानी है, तो जल्दी से जल्दी हमें उसको अचीव करना और तब तक लोगों को सारी चीजों को फॉलो करना जरूरी है। और जैसा आप खतरे की बात करते हैं, देखिए अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो उस टाइम हम लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा जितनी भीड़ भाड़ होती है तब ये ज्यादा मल्टीप्लाई होता है और जब ज्यादा म्यूटेट करता है, तो ये इसलिए हमें यहाँ पर अभी अलर्ट करने की सबको जरूरत है। डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक डॉक्टर हैं और आपके मुंह से सुनी हुई बात जो है वो लोग ज़्यादा यकीन करेंगे और मानेंगे, इसीलिए आप हमारे इस माध्यम से ज़रा लोगों को बताएं, क्योंकि अभी हम जो ग्राउंड पे जाते हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं, कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे शहर हैं, छोटे छोटे शहर, वहाँ लोग सीधे कहते हैं कि भाई वैक्सीनेशन के बाद भी हम देख रहे हैं लोगों को हो रही है बीमारी, तो हम तो वैक्सीनेशन करवाएंगे ही नहीं। तो आप बताइए ज़रा उन्हें कुछ। देखिए इसमें एक चीज समझने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है कि नए म्यूटेट क्यों, हम ये म्यूटेट की बात कर रहे हैं ना कि नई नई तरह का वायरस अपना स्वरूप क्यों बदल रहा है। हम अगर उसको मौका देंगे तो वो अपना स्वरूप बदलता रहेगा, और मौका कौन लोग देंगे? जो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। दूसरा, इसमें आपको सबको समझ लेनी एक बात ये जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर अभी वैक्सीनेशन किसी वजह से कम हो पाई है, नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जब तक सब सुरक्षित नहीं है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है, और अगर कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो वायरस को और पनपने का मौका दे रहा है, वो उसको इनवाइट कर रहा है और नई तरह की म्यूटेट को आने का मौका दे रहा है। तो इसलिए आपको वैक्सीन लगवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने नहीं लगवाई है, जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है, उनको भी लापरवाही नहीं करनी है, सेकंड डोज लगवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी सेफ्टी के लिए, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए। और ये भी सबको जान लेना जरूरी कि बच्चों की अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है। हमारा बहुत सारा वनरेबल ग्रुप है ऐसा जिनको पहले से बहुत अधिक बीमारी है। हो सकता है आप वैक्सीनेट हो सकता है आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, पर आप किसी ऐसे इंसान को संक्रमण दे सकते हैं जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो, जो वनरेबल हो, तो उसके लिए वो काफी घातक हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। बिल्कुल, तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आपने भी सुना हमारे माध्यम से, प्रधानमंत्री खुद रह रहकर और बार बार आप लोगों को बता ही रहे हैं कि प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है, प्लीज़ वो जाएं और जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन ले, फर्स्ट डोज ले, और जिन लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया है वो प्लीज़ सही समय पे सेकेंड डोज ज़रूर ले ले। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये हम सुन रहे हैं, कभी ये वेरिएंट कभी वो वेरिएंट, हो सकता है आम लोगों को या फिर जो लोग भी आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं उसमें से कई लोगों को शायद इन AY.6 ये सब वेरिएंट समझ में नहीं आता होगा कि ये क्या वेरिएंट है, ये क्या चीजें हैं। बस सिंपल सी बात आपको इतनी समझनी है कि आपको सबसे पहले अपना काम कर लेना है, और वो ये है कि आपको वैक्सीनेशन ले लेना है, जिससे कि ये जो कोई भी वेरिएंट आ रहा है कम से कम वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, और लोगों को आप संक्रमित होने से आप खुद भी बचेंगे और लोगों को भी बचा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, एक ये बात जरूरी है। और दूसरा, देखिए कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि फिर से कोई लॉकडाउन या इस तरह की चीजें फिर से आए, क्योंकि उसका हम लोगों पे, पूरे देश के ऊपर सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम ऐसा ना सोचें कि नहीं ठीक है अब सरकार फिर से स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करे कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, चालान करे, क्यों हम उस चीज तक पहुंचे? हमारी खुद की जिम्मेवारी हो जाती है, हमें इस बात को समझ लेना जरूरी है। और हमने देखा भी है, पिछले 18 महीने से सब लोगों ने देखा है, तो इसलिए सबका ये नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि सब इन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और कोई भी इस तरह की लॉकडाउन आने की नौबत ना दें। और आगे जैसे अब फेस्टिवल वाला सीजन आ रहा है तो उस टाइम सब संयम बरतें।
और जिस तरह से हमने पिछले साल भी जो चीजें को फॉलो किया उसको अभी भी फॉलो करें जब तक हमारा ये वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट पूरी तरह से ना हो जाए। अब ऐसे में डॉक्टर साहब देखिए, बड़ों की तो बात हमने कर ली कि चलिए, और बड़े बहुत हद तक समझते भी हैं, जो नहीं समझते हैं उनको आपने समझा ही दिया है कि उनको क्या करना है। लेकिन ये बताइए, छोटे बच्चे, उनके लिए तो अभी तक वैक्सीन नहीं मार्केट में अवेलेबल हो पाए हैं, उनका बचाव कैसे किया जाए? जी जी, देखिए इसमें सबको समझ लेना पेरेंट्स को जरूरी है कि जैसा हमने देखा फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के अंदर भी, और जिस तरह से वर्ल्ड वाइड जो डेटा भी है, हाँ ये जरूर मिला है कि बच्चों में बहुत माइल्ड से सिम्टम्स आते हैं और उनको बहुत ज्यादा उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इसमें एक चीज है कि बच्चे जो कि कोमॉर्बिड है, हाँ उनका ध्यान रखना विशेष तौर पर जरूरी है। जिनको अस्थमा है, जिनको डायबिटीज है, या जिनको और अन्य कोई बीमारी है, उसके लिए सरकार ने भी अभी पहल की है। हमारी जो वैक्सीनेशन अप्रूव हो चुकी है, जैसा कि ज़ाइकोव डी है, वो जल्द ही रोल आउट होने वाली है। और जो गाइडलाइंस बन भी रही है उसमें भी ये आया है कि पहले उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिड है, तो वो ऐसी लिस्ट भी आने वाली है। तो तब तक हम लोगों को सावधानियां बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे कब तक ये जो वैक्सीन है बच्चों के लिए वो अवेलेबल हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जो 12 से 17 साल के लिए हमारी ज़ाइकोव डी ऑलरेडी, जिसको डीसीजीआई ने भी अप्रूव कर दिया है, उसकी 3 डोजेज होगी। जो निडल लेस वैक्सीन है वो अभी माना जा रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक रोल आउट हो जाएगी। पहले कोमॉर्बिड वाले बच्चों को, जो वनरेबल, जिनको ज्यादा जरूरत है उनको, और उसके साथ हमारी जो कोवैक्सीन है जिसको ऑलरेडी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंड किया है और आगे अभी डीसीजीआई का भी फाइनल अप्रूवल मिलने वाला है, तो साथ के साथ कुछ टाइम के बाद वो भी हो जाएगी। बट पहले ज़ाइकोव डी जल्द ही आपका जो है नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक तक, दिवाली के बाद तक आने की संभावना है। ये किस तरह की वैक्सीन होने वाली है? क्या मतलब नेजल स्प्रे टाइप, या फिर किस तरह, क्या ड्रॉप्स में अवेलेबल होगी, कैसे होगी ये? जी, जो ज़ाइकोव डी है ये निडल लेस वैक्सीन होगी। मतलब इसके लिए एक अलग तरह की एक सिरिंज है जिससे कोई पेन नहीं होगा। वो इंट्राडर्मल है, आपका स्किन के अंदर जो है प्रेशर के थ्रू जो है उसको इंसर्ट किया जाएगा। तो इसलिए बच्चों को जिस तरह से जो इंजेक्शन का और ये सब जो फियर रहता है वो सब भी नहीं रहेगा। पेरेंट्स के लिए इजी रहेगा बच्चों को कन्विंस करना वैक्सीन लगवाने के लिए भी। तो ये इसी तरह का रहेगा, और जिस तरह से ये भी फेजेस में चरणबद्ध तरीके से चलेगी, जैसे अडल्ट का हमारा हुआ था कि पहले कोमॉर्बिड वाले फिर दूसरा ग्रुप, इसी तरह से बच्चों में भी इसी तरह से ये वैक्सीन शुरू होगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ अब जो हम फॉरेन के भी रिपोर्ट्स देखते रहते हैं डॉक्टर साहब, वहाँ लेकिन देखा है कि अब वहाँ देखिए स्कूलें भी खुल गई हैं, बच्चे वहाँ स्कूल जा रहे हैं, बाकी जगह भी, लेकिन साथ ही साथ हम संक्रमण के केसेस भी वहाँ पर बहुत देख रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे जानने वाले हैं हमारे जो वहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, फॉर दैट मैटर मान लीजिए लंदन में ही रहते हैं, तो वहाँ कहना है, उनका कहना है कि वहाँ पर जो आम लोग हैं वो मास्क भी लगाना पसंद नहीं करते हैं। सरकार का हालांकि कई बार विरोध भी किया है इन सब चीज़ों को लेकर, और शायद ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम सुन रहे हैं कि केसेस वहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे पास विदेशों के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, और सबको वहां से कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इतने डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। हमने जब यूएस का भी देखा था, जब सीडीसी ने गाइडलाइंस हटा दी थी कि मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, तो उस टाइम केसेस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इसलिए हमें ये बात समझना जरूरी है कि मास्क हमारा भी प्रोटेक्ट करेगा और दूसरों का भी। और जिस तरह से अभी हम और भी देख रहे हैं, और अन्य इन्फेक्शियस डिजीज भी आ रही है, और स्पेसिफिकली सर्दियों की बात करें, देखिए सर्दियों में जानना जरूरी है कि जो रेस्पिरेटरी वायरस है, मतलब हमारी जो लंग संबंधित बीमारियां हैं, वो भी काफी बढ़ जाती है। उसके अलावा हमारा पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सारी जो है लंग डिजीज काफी बढ़ जाती है। तो मास्क आपको बहुत और भी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करेगा। तो मास्क पहनने में बिल्कुल भी कतई भी लापरवाही नहीं करनी है, और जब तक गाइडलाइंस ना आए सरकार की, तब तक आपको ये सारे सभी तरह के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने। और इसके अलावा एक बात और समझ लेना सबको जरूरी है, देखिए टेस्टिंग, हमारा जो रैंडम टेस्टिंग है, रैंडम टेस्टिंग जैसे अब और बढ़ेगी तो हो सकता है हमें केसेस और भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ये समझने की भूल ना करें कि केसेस कम हो गए हैं और हम वैक्सीनेटेड हो गए हैं तो वायरस चला गया। वायरस अभी नहीं गया है, वायरस अभी भी हमारे वातावरण में, हमारे सराउंडिंग के अंदर है, और उसको हमें बिल्कुल भी म्यूटेट करने का चांस नहीं देना है। डॉक्टर समीर, इसको क्या हम ऐसे समझें कि जिस तरह से फ्लू होता है वो हमेशा है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे वातावरण में वो है, वो कभी जाने वाला नहीं है, ठीक उसी तरह से कोरोना का जो वायरस है, मे बी अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम में, वो हमारे बीच ही रहेगा और हमें जो है हर हमेशा उसको लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है?
हाँ, देखिए इसमें एक चीज है कि जैसे अब वायरस जितना ज्यादा म्यूटेट करता रहता है उतना वो वीक पड़ता रहता है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑलरेडी म्यूटेशंस हो गए हैं, तो जितने ज्यादा म्यूटेशंस ये उतना ज्यादा और वीक पड़ता रहेगा। पर तब तक ये एक बार समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो पैंडेमिक, जो ये महामारी, ये खाली ऐसा नहीं कि भारत की, ये पूरे विश्व के अंदर हर जगह था। तो इसलिए जब तक पूरा, हम कहते हैं ना, ग्लोबल वैक्सीनेशन ना हो जाए, तब तक जो ये म्यूटेट आने के खतरे हैं ये बने रहेंगे। देखिए फ्लू और ये सब चीजें तो कई बार उस तरह की हम उसको उतना उस पर कंपेरिजन नहीं कर सकते, एग्जैक्टली उतनी घातक। तो इसलिए हमें ये जरूरी है कि तब तक सब लोग वैक्सीनेट ना हो जाएं, तब तक सबको गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैनिक नहीं होना, पर सावधानी बरतना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना। और इस बीच एक लंबे समय से एक खौफ बना हुआ था डॉक्टर समीर की, थर्ड वेव को लेकर अभी भी चर्चा होती है, अभी भी बातें होती है। तो क्या वाकई थर्ड वेव अभी भी आने वाला है, या फिर क्या, उसके बारे में क्या जानकारी? हाँ जी, देखिए थर्ड वेव के बारे में जिस तरह से काफी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आई थी, जिसमें बताया गया था कि अभी आ सकती है, अभी इस तरह से। पर जैसे कि हमारा भारत के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव काफी अच्छी तरह से चला है, 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है। और इसके अलावा जैसा हमारा 4th सीरो सर्वे हुआ था, जिसमें पता लगा था कि 70% के करीब लोग ऑलरेडी नेचुरल, उनको इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो सेकेंड वेव आई थी, उस तरह से थर्ड वेव आने का उतनी संभावना अब नहीं लग रही है। बट ये जरूरी है कि केसेस आते रहेंगे, स्पाइक्स थोड़े होते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह के अगर गैदरिंग के कोई प्रोग्राम होते हैं तो उसमें एकदम से स्पाइक हो जाता है। और भारत में जिस तरह से हम बात करें कि बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो हम इस तरह से नहीं कह सकते। कई बार हम ऐसी जगह में केसेस, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे, क्योंकि जो वहां की सीरो पॉजिटिविटी मतलब वहां पर कम लोग पहले इन्फेक्ट हुए थे, तो वहां केसेस एकदम से बढ़े थे। जैसे हमने अभी केरला के अंदर देखा था, महाराष्ट्र में हम ऐसा देख रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में कभी कहीं पे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से हमें ये ध्यान रख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पहले भी अभी मैंने बात की थी, उसी बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब तक सब सेफ नहीं है, क्योंकि एक नया वायरस है और अभी भी इसके अंदर रिसर्च चल रही है, अभी भी बहुत सारा डेटा आ रहा है। तो तब तक हमें ये अपने सारे जो है प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहना है। और वेव की अब बात करें तो दूसरे वेव में 3rd, 4th, 5 ऐसे काफी कंट्रीज है जिनके अंदर 5-5, 6-6 वेव्स भी आ चुकी हैं। तो सतर्कता हमेशा बरतना हमें जरूरी है। क्योंकि अब हम देख रहे हैं डॉक्टर समीर के, देखिए स्कूल्स खोलने की बात हो रही है। दिल्ली सरकार ने कल ही बात की है कि दीपावली के बाद जो है बच्चों के स्कूल्स जो है वो खोले जाएं। हालांकि जो सीनियर क्लासेस में बच्चे हैं उनके तो पहले ही खुल चुके हैं, लेकिन अब जूनियर बच्चों के बारे में विचार किया जा रहा है, जूनियर क्लासेस के बारे में भी वो खोले जाए। या फिर आप ऑफिसेस देखिए, अब फिर चीज़ें जो है एक नॉर्मैलिटी की तरफ जो है वो लौटने लगी है। लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इसी में जो है कई लोगों को हम देखते हैं कि वो बहुत ही बेपरवाह हो जाते हैं। इवन वो ऑफिस भी अगर आ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अब चीजें, चूंकि ऑफिसेस बुला रही है, इट मींस उनको ये लगता है कि अब चीजें जो है वो नॉर्मल हो गई है और बहुत ज्यादा कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल जैसा हम बात कर रहे हैं कि एक तो जो स्कूल खुलने वाली बात है, स्कूल खुलने वाली बात हम एकदम एक सी पॉलिसी हर जगह नहीं हो सकती कि जैसा जहां पर देखा जाए कि यहाँ पर केसेस बिल्कुल कम है और इस तरह का कोई नया वेरिएंट भी नहीं आया है। तो धीरे धीरे जो एसओपीज के साथ है, जैसे स्कूल में भी उन्हीं एसओपीज के अकॉर्डिंगली बच्चों को बुलाया जाता है। स्कूल भी उस तरह से तैयार अपने आप को करके फिर बच्चों को बुला रहा है, और ऑल्टरनेटिव, भीड़ भाड़ नहीं और सारी चीजों को। तो इसीलिए इसी तरह से ऑफिस के अंदर भी ये सब चीजें, बट जरूरी है कि हम गाइडलाइंस जहां पर बनी हुई है कि अगर स्कूल में बनी हुई है एसओपी वहां फॉलो हो रही है, अगर ऑफिस में कोई एसओपी बनी हुई है तो फॉलो हो रही है। पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बाहर जब घूम रहे हैं, हम बाहर खाने के लिए जा रहे हैं, हम कोई ऐसे प्रोग्राम के अंदर, कोई पार्टी, इस तरह की सब चीजों के अंदर जा रहे हैं, वहां पर लोगों को डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो जिस तरह से डॉक्टर समीर लगातार बता रहे हैं कि ठीक है, वेरिएंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। AY.4 के बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे, जो कि एक नया वेरिएंट ये सामने आया है और इसके 6 केसेस भी इंदौर में आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है आती रहेंगी, आप भी सुनते रहेंगे, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो आपको मेंटेन करना है। आप अपने घर से जैसे स्टेप आउट करते हैं, घर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो वो तमाम चीज़ें, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, चाहे वो हैंड सैनिटाइज करने की बात हो, और अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहां पर दूरी बनाए रखने की बात हो, ये सब कुछ करना आपको बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर समीर, एक और बात देखिए, जो हम भी देखते हैं, हम भी मार्केट जाते हैं और
आप भी जाते होंगे ऑफ कोर्स, तो आपने देखा होगा कि चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो या फिर जो सब्जी मंडी हो, आम लोग जो वहाँ पर जाते हैं, हमने शुरू से देखा है कि वहाँ पर जो है आप इन सब तरह की चीज़ों का नामो निशान नहीं होता है। वहाँ पर जो है जो शॉपकीपर्स है, जो दुकानदार हैं, वो खुद भी मास्क नहीं लगाए रहते हैं। तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा एक अजीब सा एक भय की स्थिति हमारी ये बनी हुई है। आखिर कब तक ये स्थिति हमारे अंदर इसी तरह से बनी रहेगी और किस हद तक, मतलब अगर सामने वाले ने नहीं किया है, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहा है, हम कैसे अपने आप को उससे बचाए रख सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इसमें जानना जरूरी है कि सबसे पहले हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हमने मास्क लगाया हुआ है और दूसरे ने नहीं लगाया है, तब भी हम लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले खुद को मास्क लगाना है जब भी आप ऐसी भीड़ भाड़ वाले एरिया के अंदर जाएं और इस तरह की जगह के अंदर जाएं। इसके अलावा सबसे ज्यादा एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि आजकल लोगों को सिम्टम्स भी होता है। रैंडम टेस्टिंग की फैसिलिटी आजकल सभी सरकारी अस्पतालों में और भी काफी जगह उपलब्ध है। तो अगर आपको शायद वो सेल्फ चेक कुछ किट भी आने लगा है जो आप घर पे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की किट्स भी अवेलेबल है। तो अपना जांच कराएं, अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि देखा गया है लोग उनको लगता है कि अच्छा मुझे तो कॉमन कोल्ड हो जाता है, सीजन चेंज होता है। पेंडेमिक के अंदर हमें कोई भी किसी भी तरह के सिम्टम होते हैं तो हमें लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय क्योंकि महामारी चल रही है, तो इस समय जब भी कोई इस तरह के आपको फ्लू लाइक ऐसे सिम्टम्स कोई भी होते हैं तो अपने आप को आइसोलेट रखिए। मतलब आप ऐसा नहीं कि लापरवाह होकर और आप उसको स्प्रेड करे जा रहे हैं। तो जरूरी है कि आप जो भी अपना नियर बाई कोई भी आपके क्षेत्र में जो भी पड़ता है जहां पर सेंटर इस तरह से टेस्ट होते हैं, वहां पर आप अपने टेस्ट जरूर करा लें। कि अब टेस्टिंग की फैसिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। पर जैसा कि आपने अभी पूछा कि कब तक ये डर वाला माहौल और ये बना रहेगा, देखिए जब तक जो हमने बात की कि जब तक हमारी एक हर्ड इम्यूनिटी अचीव ना हो जाए तब तक हम लोगों को जो है, अभी तक हमने अगर 18 महीने तक संयम बरता है तो अगले कुछ और महीने भी हम इस संयम को बरतते रहें, और ताकि हमारी जो एक टारगेट है 90% लोग इम्यूनाइज्ड हो जाएं, उसके बाद हम जो है अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा, देखिए क्योंकि लॉन्ग आवर्स हम लोग भी काम करते हैं। ये अलग बात है कि हमारे स्टूडियो में ये फैसिलिटी होती है कि चूंकि आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, रोबोटिक हो गया है, तो यहाँ किसी शख्स के मौजूद होने की ज़रूरत नहीं होती है। सपोज अब मैं ही यहाँ स्टूडियो में बैठी हुई हूँ, तो यहाँ कैमरा और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, तो चलिए वो संक्रमण वाली बात नहीं होती कि 3-4 लोग हैं, एक ही कमरे में हैं, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन कई जैसे हमारे और भी डिपार्टमेंट्स हैं या फिर और भी ऑफिसेज में हम देखते हैं जहां पर एक ही जगह पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो वहां पर लॉन्ग आवर्स में जब लोग काम करते हैं तो लंबे समय तक मास्क लगाने से भी लोगों को बहुत तरह की दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि जो लोग खास करके जिनको सांस लेने में परेशानी होती है, वो सफोकेट फील करने लगते हैं, वो बहुत देर तक नहीं लगाना चाहते हैं मास्क। तो इन सब चीज़ों से कैसे डील किया जाए? हाँ देखिए, इसका हमें बिल्कुल उस तरह की कुछ एसओपीज बना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक क्लोज एटमॉस्फेयर में बैठे हैं और काफी सारे लोग बैठे हैं, एक वो जो हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग अगर वहां पर नहीं है, तो वहां पर तो मास्क पहनना देखिए अनिवार्य हो जाता है। पर अगर इस तरह से कुछ हो जाए कि ऑफिस वगैरह में भी जैसे शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम हो और थोड़ा वो सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे, और एक ज्यादातर लोग और भी लापरवाही करते हैं कि हमने देखा है कि ग्रुप में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, खाना शेयर करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो आप बात कर रहे हैं तो फिर वो ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप काम कर रहे हैं ठीक है, बट जितना आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्योंकि एक ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो वहां पर हमें ध्यान देना जरूरी है। वो चाहे ऑफिस के अंदर हम देखें कि लोग इकट्ठे होकर और एक साथ लंच खा रहे हैं, लंच शेयर कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी पार्टीज में या किसी प्रोग्राम के अंदर भी देखें, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हैं तब तो मास्क उतारना ही होगा, तो वहां पर सावधानी बरतनी जरूरी है कि जितना हो सके हम इन चीजों से अपने आप को बचाव करके रखेंगे। पर हमें ही उसका कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट और एक तरीका निकालना है कि ताकि हम इसको संक्रमण को या ट्रांसमिशन को किसी तरह से ना होने दें, क्योंकि हमें पता नहीं रहता। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इवन इफ अगर मान लीजिए हम डबल वैक्सीनेटेड हैं, हमें दोनों डोज मिल चुका है, उसके बावजूद अभी भी हमें अगर हम किसी के साथ बैठ करके लंच कर रहे हैं सपोज, और वो भी वैक्सीनेटेड है, फिर भी हमें आसपास नहीं बैठना चाहिए, हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए और हमें शेयर नहीं करना चाहिए खाना, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जैसे हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो एक हमें हैबिट अभी डेवलप करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा आपने सुना भी होगा कि एसिम्टोमेटिक कैरियर्स भी होते हैं,
कि कईयों को कोई सिम्टम्स भी नहीं है, और ये भी सबको पता है कि वैक्सीन के बाद संक्रमण हो सकता है, ठीक है, आपको सीवियर डिजीज नहीं हो रही। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें ये नहीं पता कि हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे ऑफिस में, हमारे सराउंडिंग में कितने लोग कोमॉर्बिड है। इस तरह का डेटा ज्यादातर नहीं रखा जाता कि किस लोग को, क्योंकि वायरस किसको किस तरह से इफेक्ट कर रहा है ये हमें कई बार नहीं पता होता। तो इसलिए जरूरी है कि सबका भी हमें मतलब हम सावधानी रखेंगे तो हमारा भी बचाव होगा, और हमारे सराउंडिंग में हमारे परिवार का, हमारी फैमिली, हमारे कलीग्स का, सबका बचाव होगा। तो इसलिए हमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करने, जो न्यू नॉर्मल की बात करें, ये अभी कुछ समय तक चलता रहेगा जब तक आगे फर्दर दिशा निर्देश नहीं आ जाते। बिल्कुल, तो अगर एक लाइन में अगर बात कहें तो सावधानी ही बचाव है। ये बात जो है ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, हमें आपको समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर समीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक जो बड़ी खबर सामने आई है और जो चिंता का विषय है कि क्या एक नया वेरिएंट कोरोना का आ रहा है, AY.4। ये एक ऐसा नाम है जो बहुत लोगों को अभी तक पता भी नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही है, बताया ये जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 ऐसे लोग हैं जिनको संक्रमण हो चुका है इस वेरिएंट का, जो कि कोरोना का ही एक वेरिएंट बताया जा रहा है। और इसको लेकर खतरे कितने हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैसे आपको हम बता दें कि AY.4 डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा संक्रामक है, जो बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। आपको हम बता दें कि इस बात के कोई अभी हालांकि सबूत नहीं मिले हैं कि AY.4 के कारण ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन या फिर री इन्फेक्शन या संक्रमण बढ़ सकता है। AY.4 कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का ही सब लिनेज है। यह भी कहा जा रहा है कि अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना हमें ज़रूरी होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। तो चलिए सीधे डॉक्टर समीर से हम बात करते हैं।